हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 02 लेसन 5 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और इसकी आलोचना पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में 2 क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि पूछा गया है। ठीक है, मैंने कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया, एनालाइज किया, तो मुझे ये पता चला कि इसके अंदर में से 2 क्वेश्चन बन के आते हैं और ये अक्सर इसको रिपीट किया जाता है। तो 2 क्वेश्चन होते क्या है और इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना किस प्रकार से की गई और किस विचारक ने क्या कहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का चैप्टर। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं चैप्टर का कि क्या है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को टोटल 2 सेगमेंट में बांटा गया है। पहला सेगमेंट क्या है कि 1917 से पहले का, ठीक है, पहले का समय और 1917 के बाद का समय। अब यहाँ पे सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि 1917 ही क्यों, 1918, 1920 या फिर 1900 ले लेते, 1917 ही क्यों, ऐसा रीज़न क्या। तो अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो दोस्तों, 1917 के अंदर में जो सोवियत संघ आपने नाम सुना होगा, अभी रूस नाम सुना होगा आपने, USSR नाम सुना होगा आपने, 11th-12th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, USSR सोवियत संघ। ठीक है, तो 1917 के अंदर में जो सोवियत संघ था, ठीक है, जो मतलब USSR जो पूरा यूरोप का उस साइड की कंट्री पड़ती है, तो वहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ठीक है, गृह युद्ध हो रहा था। तो उस समय वहां पर समाजवादी विचारधारा पनप रही थी, उग रही थी। ठीक है, धीरे धीरे जन्म हो रहा था समाजवादी विचारधारा का। रीजन क्या था समाजवादी विचारधारा का जन्म होने का? क्योंकि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी जो विचारधारा था, वो अपना पैर पूरे विश्व में फैला रहा था। तो उसके कारण से वहां पर समाजवादी विचारधारा पनप रही थी। समाजवादी विचारधारा अचानक से नहीं पनपी थी। रीजन ये रहा कि जो पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत कार्य किए जा रहे थे, तो उसके विरोध में जो लोग उसके अगेंस्ट खड़े हुए, जो उनका विचार था, जो खिलाफ खड़े थे पूंजीवादी विचारधारा के, तो जो उनका विचार था कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो समाज के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव था। ठीक है, उनकी विचारधाराओं में, जिसके कारण से उस विचारधारा का नाम समाजवादी विचारधारा रखा गया। ठीक है, जिसे हम साम्यवादी विचारधारा भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आता है। तो पहले हम सेगमेंट में बात करेंगे कि समाजवादी विचारधारा आने के पहले जो विचारक थे उनका क्या मानना था, और समाजवादी जब विचारधारा आ गई, ठीक है, रूस बन गया, सोवियत संघ बन गया, पूरी तरह से एक दूसरी विचारधारा सबके सामने आ गई, फिर लोगों का क्या स्टैंड था इसके बारे में हम समझेंगे। जो इसके अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पहला तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1917 से पहले और 1917 के बाद का दृश्य को समझाइए, पूंजीवादी आलोचना कीजिए। ठीक है, क्या रहा पूंजीवादी का। और इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है जर्मनी आलोचक मार्क्स और एंगल्स के ऊपर में, ठीक है, कि इनका क्या मानना था। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन इसके अंदर में जो बनते हैं और आपकी बुक में भी यही क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बेसिक चीजें तो मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर के अंदर में क्या है, कैसे है। 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, 1917 की क्रांति भी बोलते हैं, अक्टूबर की क्रांति भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे भी आपका अगर क्वेश्चन ये बन के आ जाए कि अक्टूबर की क्रांति से पहले पूंजीवादी की आलोचना कीजिए या अक्टूबर की क्रांति के बाद पूंजीवादी का क्या दृश्य था, ऐसा करके अगर कुछ भी आता है तो आप यही लिखोगे। ठीक है, 1917 को बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, अक्टूबर की क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। इसके अंदर में चैप्टर को आप जब पढ़ोगे दोस्तों, तो एक दो चीज़ का ध्यान रखना, इसमें भी जितने भी बुकों के नाम दिए गए हैं कि इस राइटर ने ये बुक लिखी, इस विचारक ने ये कहा, तो विचारकों के नाम अलग से एक पेज पे लिख लीजिएगा, जो उनके बुक हैं वो अलग से पेज पे लिख लीजिएगा, फिर उसको उसके द्वारा जो बातें बोली गई हैं उसको अलग से कोट कीजिएगा, जिससे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और अच्छे नंबर मिलने के चांसेस मतलब बढ़ जाते हैं इस तरह से लिखने पे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन को आज फटाफट। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो 1917 के पहले के दशक के जो विचारक रहे, 1917 के पहले में वहाँ पे रूस और थॉमस मूर का नाम आता है। ठीक है, रूस और थॉमस मूर का नाम आता है। इसके तहत हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3 चीज़ें। शुरुआती आलोचक, जो 1917 के टाइम के जो शुरुआती आलोचक रहे, उसमें आता है सबसे पहला नाम रॉबर्ट ओवेन का। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन का नाम आता है, यहाँ पे आप देख पाओगे आपके बुक से। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, सारी आपकी बुक से ही मैंने पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि खुद मैं एक एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैंने खुद आपकी बुक से पढ़ी है, एमए की जो बुक है उससे पढ़ी, फिर उसके बाद आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवेन का नाम आता है सबसे पहले शुरुआती आलोचकों में 1917 के पहले के दशक में। तो वहां पर रॉबर्ट ओवेन क्या कहते हैं कि भैया पूंजीवादी के कारण क्या क्या हुआ, तो वो कहते हैं पूंजीवादी के कारण जो मजदूरों की मांग थी वो घट गई। ठीक है, मजदूरों की मांग घट गई। क्यों घटी? क्यों? क्योंकि पूंजीवादी में क्या होता है, तकनीक की होड़ लग जाती है। अब जो भी व्यक्ति, अगर मान लो मैं अपना फैक्ट्री खोल रहा हूँ, पूंजीवादी का समर्थन किया, मैंने अपना फैक्ट्री खोला, तो फैक्ट्री खोला तो मैं 50 मजदूर रखूंगा या 5 मशीन रखूंगा? 5 मशीन मेरा 50 मजदूर का काम कर देगी। ठीक है, टाइम पे करेगी, बिना गलती के करेगी, तो 5 मशीन रखूंगा ना मैं, 50 मजदूर क्यों रखूंगा?
तो यहाँ पे रॉबर्ट जो ओवन है उनका कहना था कि पूंजीवादी के कारण क्या होता है, होड़ हो जाती है, किसकी, तकनीक की होड़ हो जाती है, लोग तकनीक के पीछे भागने लगते हैं, जिसके कारण से मजदूरों की जो मांग है वो घट जाती है। दूसरा कहते हैं उपभोग में कमी आती है। अब मान लो मजदूर बना नहीं रहा, ठीक है, तो वो मजदूरों का जो आप खरीद रहे थे, ले रहे थे, उसमें तो कमी आई आई। अब मजदूर के अगर आप रख नहीं रहे तो मजदूर के पास पैसा नहीं है तो खरीदेगा कौन, उसकी मांग में कमी हो जाती है, उपभोग में कमी हो जाती है। ठीक है, मानव स्थिति एवं चरित्र में गिरावट आता है, जो उनकी मेंटेलिटी है लोगों की उसमें भी गिरावट आता है तकनीक के होड़ के कारण से। अब लोग, जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैं एक फैक्ट्री खोल रहा हूँ, वहाँ पे मुझे 50 लोग रखूँ या 5 मशीन रखूँ, तो मैंने 5 मशीन को चुनना ज़्यादा बेटर समझा। तो क्या जो मेरी सोच है, मानव चरित्र है और मेरा मानव स्थिति है, उसमें क्या हुआ, गिरावट आई। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे रॉबर्ट ओवन के द्वारा कही गई। यहाँ पे सुधार की बात कहते भी, रॉबर्ट ओवन सुधार की बात भी कहते हैं, जिसके अंदर में कहते हैं मजदूर की कीमत को बढ़ाओ। ठीक है, उनके श्रम की मात्रा जो है उसका ध्यान रखो, कीमत बढ़ा दिया। अब मान लो किसी आदमी से आपको लेना है काम 6 घंटे का, आप उससे ले रहे हो 12 घंटे का काम, तो उससे तो उसका फायदा नहीं हुआ ना, नुकसान हो गया। वो कैसे करेगा, तो उसकी मजदूरी कितनी है, श्रम कितना है, श्रम का मात्रा कितना होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखो। ठीक है, अब जो आदमी जितना कैपेबल है उससे उतना काम लो। ठीक है, ये जरूरी तो नहीं कि आप जबरदस्ती उसकी मारोगे। तो ये सारी चीजें चलती हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर भाइयों देखो कहीं पे भी आप मुझे एज अ फ्रेंड ट्रीट करो, ठीक है, आप कहीं पे भी कुछ डाउट आता है कि ये वाला चीज़ें समझ में नहीं आया, तो आप बेझिझक कमेंट करें, ठीक है, या फिर हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ज्वाइन करके पूछ लें, ठीक है, जिससे मैं आपको चीज़ें सॉल्व कर सकूँ। क्योंकि आप एमए हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आगे आपको नेट का एग्जाम देना होगा, तो चीज़ें अगर क्लियर रहेंगी बेसिक से तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, तो ये तो नॉर्मल बेसिक चीज़ें चल रही थी। इसके बाद यहाँ पे कई सारे विचारक भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जो जो रॉबर्ट ओवन है उसका समर्थक करते हुए नहीं दिखते हैं। जैसे चार्ल्स हॉल है, ठीक है, थॉमस हार्सिंकिंग है, जॉन ग्रे है, जॉन फ्रांसीसी है, जॉन रिकॉर्ड है। इन सब के जो विचार थे वो रॉबर्ट ओवन से काफ़ी हद तक नहीं मिलते थे। ठीक है, मतलब दोनों कहना चीज़ें सेम चाहते थे, बट अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में। ठीक है, अब अलग अलग तरीका क्या था इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो बाकी जो विचारकों का मैंने अभी नाम बताया, उनका क्या मानना था कि जो पूंजीवाद के कारण से क्या हुआ, मजदूरों के अंदर में दरिद्रता मतलब क्या होता है कि खाने भुखमरी जैसा छा जाना, दरिद्रता बढ़ जाना। ठीक है, तो पूंजीवाद के कारण से क्या हुआ, दरिद्रता बढ़ गई। ठीक है, इन्होंने ये माना। ठीक है, यहाँ पे चार्ल्स फुरफुरिए करके यहाँ पे आ जाते हैं पूंजीवादी जो विचारक होते हैं। ठीक है, मतलब ये भी पूंजीवादी के खिलाफ ही बोलते हैं, ये बताते हैं कि किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, औद्योगिकरण के बढ़ने कारण क्या चीज़ें हो रहा है। और सहकारी सहयोग संगठन का बात करते हैं। सहकारी सहयोग संगठन क्या होता है, जहाँ पर लोगों का आपस में सहयोग हो, उसका बढ़ावा मिले, इसकी बात ये करते हैं। फुरिए करके इनका नाम है, फुरिए। ठीक है, चार्ल्स फुरिए। तो कहीं पे अगर कोई भी विचारक का नाम पूछ लिया जाए दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जितने भी बुक का होगा ये सारा मैंने आपको बताया पहले, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आ जाता है क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन समाजवादी करके एक विचारक आ गए। भैया ये क्या है, इनका भी बड़ा अच्छा जो इनका विचार है, इनके भी बड़े अच्छे विचार हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो फ्रांस क्रिश्चियन जो थे, फ्रांस के विचारक थे, तो इन्होंने क्या कहा कि मजदूरों की तकनीकी मतलब तत्कालीन स्थिति के अंदर में पतन हो रही है भाई, मजदूरों की जो स्थिति है वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। ठीक है, रीजन क्या है, तो एक ही रीजन है भाई, पूंजीवाद का विकास होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो फ्रांसीसी क्रिश्चियन है वो समाजवादी आंदोलन नेता थे, समाजवादी नेता के तौर पे अपने आप को डेडिकेट करते हैं। आप देखोगे इनके नाम में भी समाजवादी लगा हुआ है, तो अपने आप को एक समाजवादी नेता मानते थे। इन्होंने 1863 में, ठीक है, 1863 में सोसाइटी फॉर सोशल इकोनॉमिक की स्थापना करी। सोसाइटी फॉर सोशल इकोनॉमिक मतलब सभी लोगों के लिए एक जैसा अर्थव्यवस्था बने, सभी लोग एक समान हो, एक दर्जा मिले, ठीक है, सबको एक जैसा पैसा मिले, इसके लिए इन्होंने ये सोसाइटी फॉर इसकी स्थापना करी। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक की। इसके बाद में करें तो इन्होंने एक धारणा दिया, इनका एक आइडियोलॉजी था कि अगर हम किसी भी जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को अगर हम एक परिवार समुदाय के तौर पर ट्रीट करें, ठीक है, तो क्या होगा, परिवार के अंदर में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। ठीक है, परिवार के अंदर में सब एक परिवार जैसे होते हैं, वहाँ पे सब एक दूसरे की केयर करते हैं। ठीक है, पापा ने खाना नहीं खाया, आपके भाई ने खाना नहीं खाया, तो आप उसके बारे में पूछोगे क्यों नहीं खाया,
ठीक है। तो मतलब अगर मान लो कुछ भाई को चोट लगी है, किसी को कुछ हुआ है, तो आप एक दूसरे की केयर करते हो, तो वहाँ पे एक परिवार समुदाय के तौर पर हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्रिश्चियन समाजवादी का मानना क्या था कि भैया हमें एक तो सोसाइटी फॉर सोशल इकोनॉमिक की स्थापना करनी चाहिए जिसके अंदर में सबको इक्वल राइट्स मिले। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कहते हैं वो कि समुदाय पारिवारिक की धारणा होनी चाहिए आपस के अंदर में, आपस में, कि अगर परिवार की धारणा होगी तब हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और समान उतार चढ़ाव के हम झेल पाएंगे, मतलब रह पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो तो बताना दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट जो जर्मन आलोचक हैं मार्क्स और एंगल्स, इनके बारे में, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बन जाता है आपका। ठीक है, कि इनका क्या मानना था। ठीक है, जर्मन आलोचक मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, तो इनके जो विचारधारा, इन्होंने जो कहा, मार्क्सवाद ने जो कहा, एंगल्स ने जो कहा, इसको लेकर आगे आधार बनाकर कई जगह पे बात भी की गई है। ठीक है, तो इन दोनों ने इसकी आलोचना करी, सख्त आलोचना करी। और जर्मन के सर्वाधिक जो प्रभावशाली जो विचारक रहे, ठीक है, तो उन्होंने भी इनकी बात को सहमत दिखाया। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो भागीदारी को इनको उन्होंने सहमत दिखाया कि भैया ये बात बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए, इस तरह से लेकर कहा। तो मार्क्सवाद ने क्या कहा कि पूंजीवाद क्या कर रहा है, सिर्फ शोषण के साथ साथ बल्कि अलगाव का भी कारण है। जो लोगों के अंदर में अलगाव पैदा करता है उसका भी कारण है। मतलब अभी तक तो लोग ये बता रहे थे कि भैया शोषण कर रहा है, सिर्फ मार्क्सवाद शोषण कर रहा है, वो पूंजीवाद सिर्फ शोषण कर रहा है लोगों का। पर मार्क्स जब आए, कार्ल मार्क्स आए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई शोषण तो कर ही रहा है, पर लोगों के अंदर में जो अलगाव पैदा हो रहा है वो भी पूंजीवाद के कारण ही हो रहा है। यहाँ पे मार्क्स का ये कहना था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मार्क्स ने ये भी कहा कि भाई जैसे जैसे धीरे धीरे सर्वाधिक लाभ होगा पूंजीवादी को, धीरे धीरे जो होगा ना, ये मतलब जो खाई है बीच की वो बढ़ती चली जाएगी। अब अमीर और अमीर होता जाएगा तो जो गरीब है वो तो गरीब होता जाएगा ना, तो गरीबों की तरफ दिखेगा क्यों। अगर मान लो मेरे पास 5 रुपए हैं और आपके पास 7 रुपए हैं, तो ज़्यादा हम दोनों के बीच में गैप नहीं है, तो आप हम दोनों के बीच में नॉर्मली रहेंगे। ठीक है, बट वही आपके पास 700 रुपये हो जाएंगे और मेरे पास 5 रुपये ही होंगे, तब हम दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप आ जाएगी, अनबन हो जाएगी और हमारी बीच की जो खाई है वो खत्म, बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पूंजीवाद यहाँ पे इस तरह से बातें कर रहा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर में बहुत सारे लॉजिक बताए गए हैं। एक बार आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप भी थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, जानने के लिए मिलेंगी, तो उसको देखिएगा। अब थोड़ी सी बदलती हुई मान्यताओं के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बदल रही थी। अब देखो, समय के साथ क्या होता है कि अब जो मेरे पापा की जो लॉजिक थी, ठीक है, उनके टाइम पे वो बहुत अच्छे थे। अब मेरे जो लॉजिक है वो मेरे टाइम के अनुसार अच्छे हैं। दोनों के अंदर में थोड़ी सी चेंजेस आ गई। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो आगे वाली जो पीढ़ी होगी आगे की, उसके लॉजिक, जो उसकी बातें होंगी, वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक चेंज होंगी। उसके फिर आगे की पीढ़ी अलग तक चेंज होगी। तो सेम, तो कुछ जो नए नए विचारक आए या फिर जो कुछ और विचारक आए, तो उन्होंने धीरे धीरे ने उन्होंने अपनी चीज़ों में परिवर्तन लाया और पूंजीवाद का समर्थन, एक तरफ झुकाव उनका दिखता है, पर वो समाजवाद का समर्थन कर रहे हैं, पर पूंजीवाद की ओर झुकाव दिखता है। किस तरह से वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो बदलती मान्यताएं थी वो किस प्रकार से वर्क करती है। तो यहाँ पे कार्ल्स और जो ओलास्की करके जो विचारक थे, उन सब की मान्यताओं के आधार बनाते हुए कहते हैं कि भैया तुम कह रहे हो कि पूंजीवादी क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, बिल्कुल सही शोषण कर रहा है, पर जैसे पूंजीवादी विकास करेगा, एकदम चरण पे होगा, अपने विकास के एकदम अंतिम चरण पर होगा, तो धीरे धीरे जो बीच की खाई है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, पूंजीवाद आपस में एकदम मिल बांट के रहेंगे। इस तरह से इनका कहने का था, इनका ये मतलब था। ठीक है, वो कहते हैं कि वैसे वैसे मजदूरों का शोषण कम होता जाएगा, जैसे जैसे मतलब बढ़ेंगे वैसे वैसे से मजदूरों का शोषण कम होता चला जाएगा, ये इनका कहना है। ठीक है, आपस में क्या होगा, सहयोग होगा, सहयोग से वर्क करेंगे और मतलब दोनों मिलकर रहेंगे, अल्टीमेटली ये कहा जाता है। और संतुलन पैदा होगा आपस के अंदर में, पूंजीवादी में और समाजवादी में संतुलन पैदा हो जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बाजार तंत्र के भी आधार कहते हैं कि पूंजीवादी क्या है। पूंजीवादी के समर्थक भी अधिकारी यह मानने लगे कि बाजार तंत्र की धारणा पूरी तरह सही नहीं है। जैसे कि जो बाजार तंत्र की धारणा बता रहे थे कि भैया एक तरह से मोनोपोली हो जाएगी, बढ़ जाएगा, एक ही तरह का होगा उत्पाद, उपभोग नहीं कर पाएंगे लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो पूंजीवाद के जो समर्थक थे, जब ये बदलती मतलब मान्यताएं जब लोगों के सामने आई कि कुछ लोगों की धारणा चेंज हो रही है, तब उन्होंने भी इसको लेकर जोर पकड़ा और उसके साथ साथ बोलने लगे। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको सब कह रहे हैं आप गलत हो गलत हो गलत हो गलत हो, और उसी के बीच में अगर 4 लोग कहने लगे कि भैया आप सही हो, तो आप क्या करोगे, उन 4 लोगों के सपोर्ट में बोलोगे देखो ये तो सही बोल रहा है, मुझे आप गलत बोल रहे हो, देखो ये वाला जो लॉजिक दे रहा बंदा ना, ये 4 बंदे जो दे रहे हैं लॉजिक वो बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें इस तरह से चलती हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं 1917 के बाद का। अब 1917 के बाद का टाइम पीरियड क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी तक मैंने ये बताया कि 1917 से पहले के टाइम पीरियड, अक्टूबर की जो क्रांति चल रही थी, 1917 की जो क्रांति चल रही थी, जो यूएसएसआर के अंदर में, सोवियत संघ के अंदर में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, अब गृह युद्ध का रिजल्ट आ गया 1917 के बाद में। वहां पे लेनिन की सरकार बनती है, ठीक है, लेनिन की व्यवस्था कायम होती है। और लेनिन क्या है, वो समाजवादी विचारधारा के आइडल मॉडल के तौर पर माने जाते हैं, ठीक है। अब वहां पे समाजवादी विचारधारा की सरकार बन गई और समाजवादी विचारधारा का एक ही काम था, पूंजीवादी को डिफेंड करना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआत के अंदर में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं, ठीक है, लेनिन के आधार पर, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर यहाँ पे जो मेन आधार है 1929 को और 1945 को हम बनाकर चलते हैं, ठीक है। 1945 को क्यों? क्योंकि 1945 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब वो जो पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी चल रहा था वो सारा खत्म हो जाता है। यहाँ से शीत युद्ध का 1945 से आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों का आधार बनाकर चलते हैं। और 1929 के अंदर में जो था वो मतलब विश्व आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, पूरे विश्व में आर्थिक दौर मंदी थी, ठीक है। तो इन दोनों आधार पर पूंजीवादी विचारधारा कितनी तरक्की करी, क्या था, उसके कारण से हम यहाँ पे रूपरेखा देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें दोस्तों कि 1917 के बाद में, तो यहाँ पे जो पूंजीवादी विचारधारा था उसमें संशोधनात्मक चीज़ें हुई, ठीक है, संशोधन किए गए, काफ़ी हद तक बदलाव आए हुए, ठीक है, जिसमें लेनिन की सरकार बनी। लेनिन ने कुछ विचारधारा कहा। तो यहाँ पे जो बोल्शेविक नेता के तौर पर लेनिन थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई समाजवादियों के विपरीत उन्होंने ये कहा कि समाज के लिए लाभकर अर्थतंत्र निर्मित करने के संसाधन है, ठीक है, इसके जरिए हमेशा आप शोषण खत्म किया जा सकता है, ठीक है, और उस स्थिति में बदला जा सकता है जो समाज श्रम से उत्पादन का अलगाव रहता है। तो मतलब कहते हैं भैया एक समाज तंत्र का निर्माण करो, ऐसा अर्थतंत्र का निर्माण करो जो समाज के लिए वर्क करे, ठीक है। मतलब एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जिस समाज के लिए वर्क करे और उसके बाद मतलब आप उसको आप खत्म कर सकते हो, ये चीज़ें जो भेदभाव है उसको खत्म कर सकते हो, शोषण को कम कर सकते हो, ठीक है, ये कहते हैं लेनिन, ठीक है। इस तरह से ये वाली विचारधारा आगे बढ़ती है दोस्तों। ये पूरा यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे बदलती हुई मान्यताओं के अंदर में क्या हो जाता है कि जो 1945 के बाद में यूरोपीय समाजवादी के धीरे महत्व जो धीरे धीरे कम होते चले गए, ठीक है। यहाँ पे जो यूरोप के समाजवादी जो विचारधारा थी 1945 में जाते जाते धीरे धीरे कम होता चला गया। क्योंकि रीज़न क्या था कि 1945 के अंदर में शीत युद्ध शुरू हो जाता है और रूस के अंदर में वापस से एक तरह से अंदर में घरेलू मतभेद शुरू हो जाते हैं। घरेलू जो मतलब घरेलू जो गृह युद्ध होता है वो शुरू हो जाता है रूस के अंदर में, यूएसएसआर के अंदर में। वहाँ पे अलग होने लगते हैं सारे जो कंट्री थे रूस के, ठीक है, सोवियत संघ था वो अलग होने लगता है। तो उसके कारण से जो समाजवादी विचारधारा है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और पूंजीवाद की और झुकाव जो बाकी उनके देश थे वो दिखने लगते हैं। यहाँ पे ये भी एक कहा जाता है कि जो समाजवादी विचारधारा है वो ये मान के चल रही थी यूरोप, पूरे यूरोप पे उनका कब्जा है, पर उनका एक सिर्फ एक मतलब गलत फहमी थी क्योंकि लोगों के अंदर में उसका प्रभाव नहीं पड़ा था। मतलब समाजवादी विचारधारा का उतना प्रभाव नहीं पड़ा था जितना समाजवादी विचारधारा द्वारा बताया गया था, कितना ये है, ऐसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। आगे इसी के अंदर में देखोगे दोस्तों तो ये दो क्वेश्चन है आपके जो मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग के अंदर में, जिसमें मार्क्स एंजलिस और इसका आ जाता है और 1917 के ये वाले दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैंने आपको पूरा बताया है किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सारे जो राइटर्स हैं उसका नाम ध्यान से रखना और जो भी बुक्स उनके द्वारा बताई गई हैं वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, फिर उसको लिखना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और बहुत अच्छा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री उसमें नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इग्नू में भी या चाहे आप दिल्ली से यूनिवर्सिटी से पढ़ो, ठीक है, नंबर मिल जाते हैं। और दोनों के जो सिलेबस है 99% सेम है, ठीक है, टॉपिक सेम है, बस थोड़ी सी बुक अलग अलग प्रेफर करते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से है ये। और फ्रेंड्स लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करते हो आप, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलती है और हम आगे और वर्क कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो, एमए के स्टूडेंट हो आप, ठीक है, एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको जो पीडीएफ है जो भी जिस भी वीडियो की तो आपको वहाँ पे पीडीएफ भी डाली हुई है तो आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।